हाँ, बातें बंद करेंगे। तो हेडिंग लिखिए आज की क्लास का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है कि एज पर द चैप्टर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो न्यूटन साहब के 3 लॉज हैं। कितने हैं? न्यूटन साहब ने 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज क्लास थर्ड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट। अरे आएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसके बारे में लिखेंगे। स्टेटमेंट जो होता है, लिखते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। मान लो एक बॉडी है। क्या है बेटा? एक बॉडी है। ये बॉडी इधर है। मान लो एक और बॉडी है। तो मान लो ये दोनों बॉडी है ना? बात है नहीं। तो मान लो ये ए है और ये बी है। तो ए बॉडी, भूल थोड़ी ना गए, पहले यही पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े मासूम बच्चे हो यार तुम लोग। थर्ड लिखा है, थर्ड पढ़ो। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मान लो एक बॉडी है मेरे पास ए और एक बॉडी है बी। अगर मान लो बॉडी ए ने बॉडी बी पे एक फोर्स लगाया, दिस है ना, एफ ए बी है ना। तो एक फोर्स ये भी है कि एफ बी ए है ना। बात सुना रहे? एफ ए पर लगाएगा इतना, जैसे तुमने इस बॉटल को मुक्का मारा है ना, मुक्का मारा ना। तो तुमने मुक्का मारा बॉटल पर, और बॉटल में तुम्हें चोट लगती कि नहीं लगती? हाँ, उसने मुक्का नहीं मारा, कुछ और हुआ, लेकिन फोर्स तो तुम्हें भी लगा और उसको भी एक्सपीरियंस हुआ। तो वो दोनों फोर्स क्या होंगे? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। क्या होंगे? तो ये आपको समझ में आया कि बेटा एक बॉडी है, उसने उस पर एक फोर्स लगाया एफ ए बी, और ये इस पर लगाया एफ बी ए। ये जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे को कौन सा फोर्स लगाया। अगर मैं अब इसी की बात करूं कि ये जो एफ ए बी और एफ बी ए है, इनमें क्या रिलेशंस हैं, इसमें क्या रिलेशंस हैं? तो सबसे पहली जो बात है, फर्स्ट बात इज जो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं वो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये बोलने से इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ फोर्स वाइज? क्या इसको, इसी चीज को मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूँ? एफ ए बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू एफ बी ए का मैग्नीट्यूड। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी पॉइंट है बेटा, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर opposite in direction। अच्छा, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इनके आधार पर जो फोर्स अपन, तो वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ी प्लीज़ माफ़ करना मुझे, ठीक है? तो ऐसा माइनस लगाया ना मैंने, हाँ। तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ एफ बी ए, है ना? ओके। अब और तीसरी बात क्या लिख सकते हैं कि दे आर एक्टिंग ऑन two different bodies। जैसे एक अगर बॉडी ए पर लग रहा है तो दूसरा कहाँ लग रहा है? अरे एक अगर बॉडी ए पर लग रहा है तो दूसरा कहाँ लग रहा है?
बॉडी बी पर लग रहा है, तो दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड ऑफ सेम नेचर एंड ऑफ सेम नेचर। ये दोनों जो होंगे ना, दो अलग अलग बॉडी में तो लगेंगे, लेकिन दोनों के नेचर क्या होंगे? सेम नेचर होंगे। ठीक है, होने चाहिए। ऑल गुड। जी, इसका एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं जैसे नहीं नहीं, और बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास आज। नहीं, ये जूता है, लात नहीं जूता। ये शूज जो होते हैं ना, शूज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जूते जो है ना, अब क्या बताओ, पहला, क्या दोनों के साइज 8 नंबर हैं? क्या एक सात एक आठ? दोनों 8 नंबर हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड वाइज क्या एक का टो इधर है तो दूसरे का इधर है कि नहीं है? तो दो, अरे है ना गधे, दोनों का टो एक का इधर है दूसरे का इधर लगाता है क्या? ऐसा होता है ना यार, एक इधर है तो दूसरा उल्टे। बात समझ में आ रही है क्या? तो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, दोनों एक ही पैर में पहनते हो? नहीं नहीं नहीं, दो अलग अलग पैर में पहनते हो, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। अच्छा, दोनों सेम कंपनी का, अलग अलग कंपनी का? तो दोनों सेम नेचर के। नहीं भाई, वो तो मर्जी, तो कुछ लोग कुछ भी करते हैं, आधा बाल येलो आधा पीला ठीक है, तो एग्जाम्पल हाँ सर, 1 मिनट और रुक जाओ। एग्जाम्पल अभी जगह नहीं है, आगे पेज वाले कराऊंगा, जल्दी लिखो फटाफट। ये दोनों मतलब हमेशा। अच्छा, एक बात और है कि दे आर क्यों बोल रहा हूँ, इस नाम से पता चल सकता है एक बात, कि दे आर ऑलवेज इन पेयर, है ना? ऑलवेज इन पेयर लिख लो, ये भी बात, ये तो बाय डिफॉल्ट था, ये ऑलवेज इन पेयर। इस डब्बो, ये चारों बातों को ध्यान में रखना, अभी आगे पूछूंगा तो उसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है? और ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रखेंगे। लिखा है सबने? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ हाँ हाँ, होते हैं, देखेंगे अभी एग्जाम। जी, क्या? हाँ, बोट है, बायोन फोर्स। हाँ हाँ, वही तो अभी आगे करने वाले हैं। पहले लिखो तो सही, लिखा क्या तुमने? वेरी नाइस। अब एक एग्जाम्पल करते, नहीं लिखा? जल्दी लिखो, 30 सेकेंड्स यू हैव। हो गया? अरे हो गए, वेरी नाइस। तो बेटा मान लो एक मेरे पास एक सरफेस है, क्या है? एक सरफेस है, इसमें एक ब्लॉक है, क्या है? एक ब्लॉक रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है। बात समझ में आ रही क्या? ये सरफेस है और एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, इसकी मास कुछ यम है, क्या है? यम मास है। इसमें आपको एक्शन रिएक्शन पेयर बताना है, क्या बताना है? आपको कमेंट करना है एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या कौन सा पेयर? एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताना है, कौन कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। हाँ,
तो एक तो फोर्स हो जाएगा नीचे, कौन सा? हाँ, जिसको अपन वेट भी बोलते हैं, जो mg के बराबर होगा। एक इधर इस ब्लॉक पर ये ऊपर लगाएगा सरफेस, नॉर्मल फोर्स है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन से हो जाएंगे जी? और कौन, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ओल्ड वाले बच्चे थोड़ा सा थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ, नए वाले बच्चे को थोड़ा मौका दो। हाँ तो मैं जी, कौन सा, कौन लगाएगा? वेरी नाइस, देखो इनको ही पता है, वेरी नाइस। कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल लगेगा यहाँ पर, ठीक। और बताओ, और कोई फोर्स है? होगा ना, वो होगा कि नहीं वो बात की बात है। अभी सिर्फ आपको हमने क्या बोला, फाइंड एक्शन रिएक्शन पेयर्स या पेयर, मतलब आपको एक्शन रिएक्शन पेयर बताना है कौन कौन सा है। क्या ये एन एंड वेट mg जो है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? सिर्फ इक्वल होना जरूरी नहीं है, कितने कंडीशन होने चाहिए? ये सारे कंडीशन, तो नेचर के हिसाब से वो कैंसिल हो गए, है ना। दोनों सेम कंपनी के जूते नहीं हैं, तो इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। भले ये इक्वल है, वो अलग देखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हाँ जी, तो अब एक नॉर्मल फोर्स रेड वाला क्या ब्लॉक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? सरफेस, और सरफेस पर ब्लॉक लगा रहा है ग्रीन वाला। तो नॉर्मल फोर्स यानी कि दिस नॉर्मल, मैं इसको एन डैश लिख दूं, अच्छा रहेगा। तो एन डैश एंड दिस एन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अब समझ में आया सबको? हाँ, ये तो। और कोई है क्या एक्शन रिएक्शन पेयर, या सिर्फ इतना ही है? अब तुम अपना दिमाग लगाओ ना, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे दुनिया में ये वो दिस दैट, अब लगाओ तुम अपना पूरा दिमाग, बताओ। चलो अब ओल्ड वाले भी बोल सकते हो, चलो देख लिया मैंने। हाँ बोलिए, और कोई है क्या? बोलो जल्दी से, एक्शन रिएक्शन पेयर और कोई है क्या? हाँ जी, वेरी नाइस। अर्थ भी तो है, है ना। हाँ तो वही वो बॉडी जो सरफेस है वो अर्थ ही तो है। अरे तुम्हें दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा, बना नहीं रहा, अलग से दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये वेट जो है वो कौन सा फोर्स है? जो वेट है वो कौन सा फोर्स है बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाई अर्थ ऑन ब्लॉक। ये ब्लॉक पे बोल दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बोला था कि हर बॉडी एक दूसरे को खींचती है। ये बॉटल नीचे जाएगी, अभी टूटेगा नहीं, ये बॉटल नीचे जाएगी तो अर्थ इस पे खींच रहा है, ब्लॉक को खींच रहा है, तो ये बॉटल भी अर्थ को किधर, ऊपर की तरफ, अपनी तरफ, तो वो है कहाँ, ऊपर है। तो अर्थ का अच्छा कहाँ से ज्वाइन करते हैं? सेंटर। तो इसलिए ये बनाया बेटा मैंने, अब इधर कर लो, इसलिए बनाया कि अर्थ का सेंटर पे लगा रहा होगा वो फोर्स, है ना। बात समझ आई है? तो ये सेंटर है अर्थ का, सेंटर सी है, तो इस सेंटर पर कौन लगा रहा होगा? एक फोर्स ग्रेविटेशनल वाला ऑन अर्थ। कौन लगा रहा होगा? बॉडी लगा रहा होगा। ये ऑन अर्थ है, ये ऑन बॉडी है। बात समझा है? रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये दोनों भी तो सेम कंपनी का है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम। बोला था वो जिस अर्थ को भी उतने ही फोर्स से खींचेगा, लेकिन अर्थ बहुत हेवी है इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा। ये छोटी बॉडी है इसलिए चला गया, वो अलग बात है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, क्योंकि ये जो अपन ने लिख रहा है ना, ये अपन लिख रहे हैं ना एफ जी इक्वस टू GM1M2 बाई आर स्क्वायर, ये दोनों बॉडी के लिए है ना। ये जो अपन, अच्छा ये इसको इतना लगा रहा है, वो उसको इतना लगा रहा है, ठीक है। मास वास छोड़ो बाद में, बाकी ये है कि
वो दोनों बॉडी के लिए मैग्नीट्यूड सेम है। अब तुम मास ऑफ वन बॉडी रखो पहले या मास ऑफ सेकंड बॉडी पहले रखो। एक 2 kg है, एक 4 kg है, दोनों के बीच में मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस है, जी की वैल्यू तो सेम है। एक बार फर्स्ट बॉडी के लिए निकालोगे 2 इंटू 4, बाद में सेकंड बॉडी के लिए क्या लिखोगे 4 इंटू 2, एक ही आएगा ना। नहीं आया तुम्हें समझ? हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है। एक दो बॉडी का पेयर है, ये जितना उस पर लगा रहा है वो जितना इस पर लगा रहा है, दोनों सेम होते हैं, है ना। जिसको ये नहीं आ रहा है मानो, ठीक है, कि दो बॉडी है, एक और एक बॉडी है बड़ा वाला बॉडी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r मान लो। अगर ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगा रहा है, कौन अपनी तरफ लगा रहा है, उसका वैल्यू कितना होगा F इक्वस टू, मान लो ये B है और ये A है, तो B कितना लगा रहा है A पर, G मास ऑफ B इंटू मास ऑफ A अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। A वाला बॉडी B को कितने से खींच रहा है, G मास ऑफ A मास ऑफ B लिख दो उल्टा। बात समझ आई, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम। अब आया, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, परेशान मतलब परेशान करना रहता है ना सर, बताओ मजाक कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना उसको खींच रहा है इतना ही खींच रहा है उसको। ठीक है, तो ये वाला अभी एक और एक्शन रिएक्शन पेयर आ गया, कौन सा जी, ये वाला F ग्रेविटेशनल वाला G ऑन बॉडी, और इक्वल अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेयर लिखना चाहते हैं ना अपन, F G E ऑन अर्थ। ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, बात समझ आ रही है। दोनों का नेचर सेम है बेटा, दोनों ग्रेविटेशनल है, फील्ड फोर्स हैं, दूर से लगने वाले फोर्स हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, नॉर्मल नॉर्मल। बात समझे, तो दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर, बाकी और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बटेगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला N और ये वाला N दोनों क्या है आपस में, हाँ, मतलब पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन है। और एक और कोई कंडीशन ले लें तो एक ये वाला और ये वाला दोनों। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये वेट वाइट वाला, ठीक, छापेंगे फटाफट। हाँ, कौन सा, वो भैया हैं क्या बाहर बेटा, कोई है उधर बाहर? ब्रेक में क्यों नहीं करवाते तुम लोग, चले गए, बोल क्या हो यार। ठीक है, समझ आया क्या बेटा आपको? हाँ, जी, तो एक्शन रिएक्शन में समझ में आ गया, थर्ड लॉ समझ में आ गया आपको। ठीक, अच्छा, एक अब नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहली दफा पढ़ रहे होगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। इसके एक दो पॉइंट्स हैं, उसको आप लिख लीजिए, वैसे इतनी बार करोगे कि ये तुम्हें सबसे ज़्यादा याद रहने वाली चीज़ यही है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, मान लो एक सिस्टम, ये तुमने लिखा क्या सबसे पहले, जल्दी लिखो पहले, चलो ठीक है, तुम नहीं तो सुनोगे नहीं, फिर लिख लो पहले। हाँ, बोल दिया भैया, आप ब्रेक वगैरह में चेक कर लिया कीजिए, और थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, हाँ ऑब्वियसली वही बोला, अर्थ, हाँ मतलब वही, इस नाम वाइज ये है, और उसको बोलते हैं W, क्योंकि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। कल अपन ने लिखा भी है, बात समझ आई क्या? हाँ, उसका स्पेशल नाम है। और माँ, कोई ऑब्जेक्ट बॉटल अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है उसका कोई स्पेशल नाम तो है नहीं। ये जो नीचे लिखा हुआ बेटा पिंक कलर से FG ऑन अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ऑन अर्थ बाय द ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है,
उसको तो कोई स्पेशल नाम से नहीं बोलते ना कि वो बॉडी लगा इसको वेट बोल दो, अर्थ नहीं। अर्थ किससे ऑब्जेक्ट को खींचता है तो उसको वेट बोलते हैं, अपन जानते हैं ये स्पेशल फोर्स है, इसलिए उसको एफ जी। नाम वाइज तो वही है ना, एफ जी ऑन ब्लॉक, एफ जी ऑन अर्थ, दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर बोल दिए तो वो तो हो गया ना बाय डिफॉल्ट कि दोनों इक्वल हैं, वरना वो होगा ही नहीं अगर इक्वल नहीं होगा तो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए तीनों चारों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ऑल गुड। तो देखो क्या क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ हैं। क्या क्या दोनों इक्वल हैं बेटा? अरे बोलो क्या दोनों इक्वल हैं? यस सर इक्वल हैं। क्या दोनों सेम नेचर के हैं? हाँ सर, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फील्ड फोर्स हैं। क्या दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं ना यार, एक ब्लॉक पे, हाँ अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। और क्या था कंडीशन? पेयर में है। और अपोजिट इन डायरेक्शन भी है, एक पे नीचे लग रहा है ब्लॉक पे और अर्थ को ऊपर खींच रहा है ना। ऑल गुड। हाँ दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और वहां लग भी रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है एक और एक अर्थ पे लग रहा है। नॉर्मल फोर्स भी देखो, रेड कलर वाला एन कहां पे लग रहा है? ब्लॉक पर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। और ग्रीन कलर वाला एन डैश जो लिखा मैंने, ग्रीन कलर वाला एन डैश किस पे लग रहा है? अर्थ के सरफेस पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर। कौन सा एयर फोर्स? कहाँ एटमॉस्फेयर? सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक, बीच में एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ये तो अर्थ की पूरा बॉडी है, पूरा इमेजिनरी जो मैंने डैश लाइन से बनाया, स्पेस है ये, अर्थ खुद ही है। एटमॉस्फेयर है कहाँ, तुम बताओ तो सही। हाँ तो, अच्छा इधर इधर, अच्छा वो नहीं, ऊपर से प्रेशर तो वो नहीं कर रहा है अभी, अलग से छोड़ो। वो तो सभी पे लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ ऐसे चुन के ना कि ब्लॉक पे लगाऊंगा अर्थ पे नहीं लगाऊंगा, वो तो सब पे लग रहा है, वो सब पे लग रहा है। अरे भाई लिख लिया गया। चलो नेक्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक नया कॉन्सेप्ट है या नया एक मेथड है, हम किसी एनएलएम वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक मेथड है ना, स्टार्ट अप्रोच है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का शॉर्ट में बोलते हैं एफबीडी, है ना। तो मान लो कोई एक सिस्टम है बेटा, मान लो एक ब्लॉक है ये ए, और एक और ब्लॉक है, क्या है बेटा? बी है, एक और ब्लॉक है बी मान लो, है ना। अब ये अर्थ सरफेस, मान लो सरफेस पे रखा हुआ है ऐसा कुछ। आपको अगर मैं बोलूं, पहले तो एक ही ब्लॉक मान लो, सिर्फ ये ए वाला सिंपल, कि मान लो एक ब्लॉक है वो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। अब मैं बोलूंगा कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस सिस्टम फॉर बॉडी ए। बॉडी ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करना है। क्या करना है? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का क्या है? पहला लाइन लिखेंगे आप कि जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उस बॉडी को पूरी सिस्टम में से, अभी तो दो ही है सिस्टम, मतलब अभी दो लोग हैं, कौन कौन? बॉडी ए और सरफेस, बॉडी ए और एक सरफेस, ठीक है बेटा। हो सकता है किसी और एक सिस्टम में तीन बॉडी हो, ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक, या कुछ और एक साइड में ब्लॉक, है ना। तो जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, उस बॉडी को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट इज टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम यू हैव टू आइसोलेट। तो आपको क्या करना है? आइसोलेट द रिक्वायर्ड बॉडी। रिक्वायर्ड बॉडी मतलब जिसका एफबीडी ड्रॉ करना है, रिक्वायर्ड बॉडी। तो रिक्वायर्ड बॉडी का क्या करना बेटा? आइसोलेट करना। कहां से? सिस्टम में से, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम या फिर प्रॉब्लम आपको, है ना, मिलेगा कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको क्या करना है? जिस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, या जिस बॉडी के लिए आपको सॉल्व करना होगा आगे चलकर, तो उस बॉडी को क्या करना है? आइसोलेट कर देना। मतलब सबको भूल जाना है, सोचना है बस एक बॉडी है ना। यहां में से क्या करेंगे अपन? ए को यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आइसोलेट कर दिया ना अपन ने, दुनिया में और कोई नहीं है, ये हवा में है। क्या है? मतलब इसको क्या समझना है कि हवा में है बॉडी। कहां है? हवा में है। आइसोलेट कर दोगे तो कहां? हवा में रहेगा, है ना। रियल लाइफ में कहां था? सरफेस पर रखा हुआ है। बात समझ में आई? अच्छा, इसी का दूसरा जो पॉइंट है बेटा,
वो पॉइंट है कि मेंशन ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। उन सारे फोर्सेस को आपको मेंशन करना है जो उस बॉडी पर लग रहा हो, जो उस बॉडी पर लग रहा हो। तो क्या करना है, राइट या मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, है ना। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है बेटा, कि सिस्टम में से 4 5 6 बॉडी 10 बॉडी 1000 बॉडी कितने रहेंगे, जिसका एबिलिटी ड्रॉ करना है उसको करेंगे आइसोलेट और उस पर लगने वाले फोर्सेस को मार्क कर देंगे। मार्क या मेंशन, मार्क ऑल द, मार्क या फिर मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसी को बोलते हैं हिंदी में बॉडी पर लगने वाला फोर्स। बॉडी पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्सेस। बॉडी लगा रहा है वो नहीं करना है, उस पर कितना लग रहा है ना बेटा। जैसे बॉडी ए का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे ना, उसको आइसोलेट कर दिया सिस्टम में से, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, कौन जो भी लगा रहा है, दुनिया में जितने लोग हैं जो इस पे लगा रहे हैं फोर्स, वो सारे फोर्स मेंशन करेंगे, मार्क करेंगे। ये किस पर लगा रहा है उसको नहीं दर्शाएंगे, है ना। बॉडी पर, जो बॉडी अपना कंसीडरेशन का वाला बॉडी है, उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस, लगने वाले सारे फोर्सेस। कितने फोर्सेस बेटा, सारे फोर्सेस। तो ये 2 ही पॉइंट है, बहुत से समझना है। कोई भी सिस्टम रहेगा, बॉडी को आइसोलेट करेंगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मेंशन कर देंगे विद डायरेक्शन। बात समझ में आ रही क्या? ऑल गुड। अब इसी एग्जांपल का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूं, ये जो मैंने अभी सिस्टम दिया था, ए का एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तब क्या, तो ड्रॉ करने के लिए क्या किया अपन ने, ए को आइसोलेट कर दिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इस पर फोर्स लगने वाले, एक तो ये बॉडी ए है बेटा जी, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इसमें mg लगेगा, वेट जिसको बोलते हैं, और एक नॉर्मल लगेगा। बस नीचे बॉडी पे कौन लगा रहा है, बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स। किस पर, ए पर लगने वाले फोर्सेस। ए पर ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ सरफेस ही ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही है? तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस। अभी इसको भूल जाओ, एक्शन रिएक्शन पे जैसा मत सोचो उसको। वहां पर हम क्या मेंशन कर रहे हैं, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस। क्लियर है सबको? बहुत आसान है, जो मैंने बोला बेटा वही करो, दिमाग अपना ज्यादा नहीं चलाएंगे, पहली दफा ये पढ़ रहे हो इसलिए। क्या करेंगे, बॉडी को आइसोलेट करेंगे और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस, खत्म कहानी जी। ठीक है, 1 मिनट। क्या लिखा नहीं पॉइंट्स, लिखो, मैं बता रहा हूं। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, अभी वापस से कॉपी नहीं होगा ना नेक्स्ट पेज में। अच्छा हाँ ठीक, कर सकते हैं, चलो एक ऑप्शन है मेरे पास। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आगे बैठ जाया करो, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लिया करो कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है तो आगे बैठेंगे, है ना, ऐसा कुछ। छापेंगे जल्दी। ये वाला हो गया था इधर, थर्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी उसको बोलते हैं। तो आइसोलेट द रिक्वायर्ड बॉडी फ्रॉम द सिस्टम और प्रॉब्लम, हवा में ड्रॉ कर लेना है उसको। और जैसे ये अपन ने दिया था, उसको ए को अपन ने ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया बेटा। दूसरी पॉइंट है मार्क या फिर मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मार्क करेंगे। कहाँ पर, वो हवा में जो बॉडी अपन ने बनाया है। ऑल गुड? हाँ 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 भाई, ईच एंड एवरीथिंग। जी, और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ तुम मुझे। अरे वो सब नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर रहे हैं तो नहीं नहीं। हाँ
अरे रियल प्रॉब्लम तो वो है ना तुम्हारे पास, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, ये गिवन क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम में से ए का एफबीडी ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो उसके लिए प्रोसेस ये है। बहुत कंफ्यूज करते हो। अब बोल रहा है ये बॉडी कहाँ माना आपने, हवा में, उसके बाद उसको ड्रॉ करना नहीं। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए 2 स्टेप बताया मैंने कि हवा में बनाओ और फिर सब हटा दो, आइसोलेट करो। अब उस पर आइसोलेट करने के बाद उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मार्क करो। 2 ही तो कहानी है। बात समझ में आया, आई कि नहीं आई? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। क्या छापा सबने? वेरी नाइस। बॉडी पर लगने वाली फोर्स 2 ही बात है। क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अर्थ पे अर्थ का बनाओ, मतलब ये सरफेस पे, जो सरफेस पे रखा हो उसका एफबीडी बनाओ। अभी आपने ये क्या बनाया है बेटा? चलो यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एक सरफेस है, ये सरफेस है बेटा, इस सरफेस पे अपन ने एक ब्लॉक रखा। क्या रखा? एक ब्लॉक रखा। इस ब्लॉक की मास है यम, है ना। अब मैं बोलूंगा ड्रॉ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ए एंड सरफेस, है ना। तो फर्स्ट में जिस बॉडी का एफबीडी बनाना है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? आइसोलेट कर दिया, ऑल गुड। क्या हो गया? हाँ, अलग हो गया। अब दूसरे सरफेस को भी अलग करेंगे। क्या करेंगे? सरफेस को भी, अरे आजा भाई, है ना। तो सरफेस को भी अपन ने, ठीक है। तो पहली बार अपन क्या कर रहे हैं, ए का एफबीडी बना रहे हैं और दूसरी बार सरफेस का एफबीडी बनाएंगे। तुम लोग साथ साथ ड्रॉ करते जाओ बेटा, है ना। तो फर्स्ट ए ब्लॉक का, अब क्या कर दिया अपन ने, उनको आइसोलेट कर दिया, ए को, ब्लॉक को। अब क्या करेंगे, इस पर लगने वाले, इस पर लगने वाला एक फोर्स है वेट, जो कि अर्थ लगा रहा है, जो कि mg के बराबर है। अभी अगर फोर्स नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, सिर्फ आप लिखो वेट और लिखो नॉर्मल, बस, ठीक है। और हमें पता है कि वेट जो है mg के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब सरफेस पर क्या लग रहा है फोर्स, सरफेस को आइसोलेट कर दिया। वेरी नहीं, mg नहीं बोल सकते उसको, मतलब पहले तो नहीं बोल सकते, हाँ। ऊपर लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल बाय द ब्लॉक, है ना। जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक लगा रहा होगा ना यार, सरफेस है। अरे इस पर लगने वाला फोर्स, अब ये बॉडी मान लो ना, उसको पूरा अर्थ हर बार बनाना जरूरी है क्या? हाँ, तो यहाँ पे लगेगा तो ये प्रोड्यूस पीछे होगा, समझ में आया? अब तो एक, अब नॉर्मल सरफेस बॉडी किस पे लगा रहा है, ग्राउंड पे ऐसे लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? ऑल गुड। अब समझ में आया बेटा? तो इस, ये एफबीडी ऑफ ब्लॉक है और ये एफबीडी ऑफ अर्थ है। जिंदगी में कभी अर्थ का एफबीडी बनाना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक का ही बनाएंगे, बट अभी 2 ही बॉडी था तो अपने बनाया, ठीक है। ऑल गुड, कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या करना है, बॉडी को उससे आइसोलेट करना है और फोर्स को मेंशन करना है, बस खत्म कहानी। आया समझ? नेक्स्ट, अब मान लो एक, ये लिख लिया। अभी अपन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे थे। उसमें एक एग्जांपल है कि मान लो एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ा आपने, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन लगता है कि नहीं। मान लो एक ट्रेन है, कौन है बेटा? ट्रेन है। क्या है वो? किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, किसी स्पीड से
ट्रैवल कर रही है तो आपसे पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये कि एक ट्रेन है, कौन है, ट्रेन है, इसमें बहुत सारे डब्बे हैं, क्या हैं, बहुत सारे डब्बे हैं, ये ट्रेन जा रहा है इधर, है ना, ये ट्रैक है, क्या है, रेलवे ट्रैक। अब इधर सामने एक तुम्हारा नहीं नहीं बंदर आ गया, कौन आ गया, तुम्हारा दुश्मन नहीं, बंदर आ गया, कौन, तो बंदर आ गया। तब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब बंदर को ये हिट करेगा तब बंदर को कैसा फील होगा, है ना, नहीं वो फील नहीं होगा ठीक है। तो बंदर की मान लो कुछ ये चलता हुआ आ रहा था इधर से, तो हिट करने के बाद हम बात करना चाहते हैं कि नॉर्मल फोर्स, हम इनके जब कोलिजन होगा नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, किसके बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स बाय द ट्रेन, नॉर्मल फोर्स बाय द ट्रेन ऑन मंकी is greater than normal force by बंदर या monkey on the train. Normal force by the train on monkey is equals to, अरे तीनों कंडीशन लिखा रहा, तुम बोलना, तुम्हें जो चुनना होगा चुन लेना तुम। नॉर्मल फोर्स बाय द ट्रेन ऑन monkey is less than normal force by the monkey on the train. ये तीन कंडीशन या none of the above। तो ये क्वेश्चन ये था कि ट्रेन जब हिट करेगा तो नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे ना, ये इसको देंगे वो उसको देंगे, तो ट्रेन के द्वारा प्रोवाइडेड नॉर्मल फोर्स ऑन द बंदर या बंदर के द्वारा प्रोवाइडेड ऑन द ट्रेन, कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा या इक्वल होगा, जी कितने लोग फर्स्ट, कितने लोग सेकंड, वेरी लेस पीपल, लेकिन दे आर गुड पीपल। और सेकंड बोला, सेकंड कौन सा मान रहे हो तुम, ये ना, हाँ ये थर्ड है बेटा, मैं सोचा, हाँ अच्छा थर्ड वाला कितने लोग हैं, अच्छा फोर्थ, ओके तो अच्छा एक बात बताओ, आंसर इज सेकंड वाला। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोलिजन होगा, पहली बात तो अपन सबसे पहले जो मासूम बच्चे जिनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन कौन से हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, थर्ड लॉ, तो बाय थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो मासूम बच्चों के लिए आंसर इज वेरी सिंपल, थर्ड लॉ, दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। अच्छा अब कोई बोलेगा सर फिर अगर ट्रेन ने ज़्यादा नहीं लगाया तो बंदर को तो वही रुकना चाहिए या उधर बंदर उड़ जाएगा, वेरी नाइस आपने जो बोला। एक्चुअली क्या है ना कि चेंज इन मोमेंटम सेम होगा, डेल्टा पी टाइम तो चलो ठीक ही, जितना देर के लिए कोलिजन हुआ, जितने ड्यूरेशन के लिए, उसको तो सेम है दोनों के लिए। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होता है आगे चलकर अपन पढ़ेंगे भी, बाकी 9th क्लास के हिसाब से तुम जानते हो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, वो तो डिराइव्ड हुआ था उससे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने बोला कि चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर तुमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट मिल गया, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो मीन्स डेल्टा पी इक्वल्स टू दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा डेल्टा पी फॉर्मूला क्या होता है, एम वी, ये ट्रेन का लिखूंगा मैं अभी, एम डेल्टा वी, एम तो सेम रहेगा बेटा, डेल्टा वी किसका, ट्रेन का, इक्वल्स टू एम ऑफ मंकी। तो मैं ऐसा लिखूं, ट्रेन का मास कैपिटल से, डेल्टा वी उसका ट्रेन का, इक्वल्स टू स्मॉल एम डेल्टा वी। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होने वाला है, क्या बंदर के टकराने से ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी थोड़ी सी होगी, कितनी होगी, वो मतलब वो नेग्लिजिबल,
है ना, मच्छर मतलब लाई की बंदर जा रहा है, मच्छर टकरा गया, बंदर रुक जाएगा, ए सॉरी ट्रेन रुक जाएगा, नहीं ना, कोई असर नहीं पड़ा, बंदर से भी कोई असर नहीं पड़ेगा उसको, है ना। तो अपने से तो इसमें तो चेंज इन वेलोसिटी में तो बिल्कुल माइन्यूट से आया, मतलब 0.0001, और इसके मास में चेंज नहीं आया, मास तो सेम है। अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएंगी, है ना। तो कुल मिलाकर ये दोनों क्या है, डेल्टा पी सेम आएंगे। तो ये बाद का डिस्कशन है, फिलहाल के लिए आपको बोलना है कि ये जो दोनों के जो नॉर्मल फोर्सेस है वो दोनों सेम है। क्यों बेटा, क्योंकि कोलिजन हुआ है तो मोमेंटम जो लगा उस ड्यूरेशन में तो दोनों में सेम लगा। ठीक है, बात समझ आई। हाँ, वो अलग बात, इसकी मास कम होने की वजह से उसको स्पीड ज़्यादा मिल गया, इसकी मास ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड में चेंज नहीं आई। बात समझ में आई कि नहीं आया? ऑल गुड, दिस इज द राइट आंसर। छापेंगे फटाफट ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी। हो गया, डन। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी तो बस समझ रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे फिर आएगा, अब धीरे धीरे, है ना। चलो, इनके एप्लीकेशंस आएंगे, है ना, कहीं कहीं क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी, लिखेंगे स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट it states that a body is tends to be at rest, or in यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आई, ये कौन सा मोशन है? और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल, अरे यार ठीक है यार, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस एंड, क्या बोलेंगे, एंड अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। बैलेंस करोगे तो कहाँ से होगा? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स acts on it। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ही स्टेट्स दैट एक बॉडी है, हमेशा वो कोशिश करेगी रेस्ट पे रहने की और यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तब तक वो कैसे रहेंगे? हाँ, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लो एक बॉडी है मेरे पास,
एक कार है ना, मान लो या तो ये एक ऑप्शन है कि रेस्ट पे रहेंगे, किस में रहेंगे, दूसरा कंडीशन है कि वो मूविंग होंगे, क्या होंगे, मूविंग, लेकिन v कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरी नाइस, है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कब, जब तक कोई इस पे एफ नेट तब ज़ीरो रहेगा। कब तक, जब तक एफ नेट ज़ीरो रहेगा। जब तक एफ नेट ज़ीरो रहेगा मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तब तक वो किसमें, या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन मान लो यही कार ऐसे चल रहा था और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए, टर्निंग पॉइंट्स, मतलब मोड़ आ गया, है ना, मतलब वो पिकॉक वाला मोड़ नहीं, मोड़, टर्निंग, टर्न, टर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार है, मान लो ये इधर जा रही है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जाना चाह रही, कितने से, 5 मीटर, कितने से बेटा, 5 मीटर पर सेकंड से। क्या इस केस में यहाँ पर क्या एफ नेट ज़ीरो है, मतलब अगर ये यहाँ से ऐसे जाएंगे तो क्या एफ नेट ज़ीरो होगा यहाँ पर, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वेलोसिटी, हाँ स्पीड तो भले ही 5 से जाएगा लेकिन उसको डायरेक्शन तो चेंज कराना है, और डायरेक्शन चेंज मतलब अंकल आ जाएंगे, कौन से अंकल, एक्सेलरेशन अंकल आ जाएंगे, एक्सेलरेशन अंकल आ गए मतलब फोर्स आ गया, फोर्स आ गया मतलब एफ नेट ज़ीरो नहीं है, तो इस केस में एफ नेट ज़ीरो नहीं है, तो एफ नेट ज़ीरो नहीं है तो कंडीशन नहीं होगा, है कि नहीं, बात समझ आए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बात समझे। फटाफट लिखेंगे इसको, फटाफट लिखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ 16 पे ही हैं। हाँ ठीक है ना यार, दो पहिए वाली तो पूरी दुनिया बनाती है। हाँ हाँ, स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग में किसके किसके बीच की बात कर रहे हो, हाँ पानी में मतलब किसके किसके बीच की बात कर रहे हो, फोर्स, वाटर और बॉडीज की बात कर रहे हो, यानी फोर्स बाय द बॉडी ऑन द वाटर एंड, हाँ तो सही है ना, इसमें नेचर कौन सा सेम अलग है, फोर्स का नेचर कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट, कंपनी सेम, हाँ अच्छा, ओके, बायो वाले, अरे बेटा कंपनी सेम कहाँ गया, नेचर सेम कंपनी सेम, नेचर सेम मतलब कंपनी सेम मतलब कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट मतलब फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह के दोनों सेम होने चाहिए, है ना। हाँ बात समझ में आ रही बेटा, ओके, अच्छा हुआ कम से कम ये नहीं बोला तुमने। एक क्लास में एक बार मैं मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कि ट्री के बारे में पूछा था, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बारे में, हाँ बताया था ना वो वाला, हाँ वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सक, लिविंग थिंग है वो तो,
मैंने बोला कि तुम चल रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्वर हुआ, तुम ऑब्जेक्ट हुए। तो मैंने पूछा बच्चे से कि तुम क्या हुए, तो वो बोला कि मैं ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती हूँ। हाँ, मैं ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो लिविंग थिंग हूँ। हाँ, मैंने बोला मैं रुका हुआ हूँ, मैं कंडीशन बता दिया था। हाँ, चलते हुए देख रहा तभी तो ऑब्जेक्ट ही है। हाँ। ठीक, हाँ। हाँ, ठीक है, ऑल गुड। लिखा गया तुमने? अच्छा। नेक्स्ट लिखेंगे गैलीलियो साहब का। एक गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक तुम्हें पता है क्या? 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में होगा, पहले था, अब है कि नहीं पता नहीं। लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे गैलीलियोज, गैलीलियोज THO thoughts, THOUGHTS, thoughts on rolling बॉल एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने एक मन में सोचकर एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट सोचा कि इन्होंने, हाँ, थॉट्स इनके एक क्या थॉट्स थे, रोलिंग बॉल एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ऐसा कोई एक सरफेस है, क्या है, ऐसा एक कोई सरफेस है, कैसा है बेटा, ऐसा कोई एक सरफेस है, डा 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 डा। कम नहीं होगा, कम नहीं होगा तो मेरे पास एक ऑप्शन है ना, मैं नया एक बनाऊंगा। अरे ठीक है, अपने कॉपी में बना के दिखाओ ना थोड़ा और। ठीक है, मान लो ये उन्होंने पहला एक कंडीशन इमेजिन किया कि ये मान लो एच हाइट का है, क्या बेटा, एच हाइट का। ये मैंने ऊपर वाला हटा रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला बनाना रेफरेंस के लिए बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे एच हाइट का एक इंक्लाइन प्लेन है। अब यहाँ पर एक बॉल रखा, उन्होंने क्या रखा, साथ साथ लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे, क्या करेंगे, साथ साथ लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। एक बॉल है, इसको यहाँ से उन्होंने ड्रॉप मतलब छोड़ा, तो क्या होगा, ऐसे बॉल जाएंगे, ऐसे इधर से मूव करते हुए जाएंगे। अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर, mgh के बराबर है ना। ये तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा ना, mgh। अच्छा, ये बॉल यहाँ आएंगे तो इसके पास इस जगह पर जब आने के बाद कौन सी एनर्जी बचेगी, कौन सी एनर्जी बचेगी बेटा, यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और यही बॉडी जब यहाँ पहुँचेगी इसके बाद वापस से कौन सी एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ½ mv² के बराबर, जितना भी होगा, ठीक है। और वापस से जब ये यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वापस से पोटेंशियल एनर्जी इनके पास आ जाएंगी mgh। तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अच्छा एज्यूम कर रहे हैं इसमें दो तीन चीज़ें, इन प्रॉब्लम्स में अपन ने एज्यूम करा है दो तीन बातें। एक बात ये कि देयर इज़ नो एनर्जी लॉसेस। क्या लिख रहे हैं बेटा, पहला बेटा, नो एनर्जी लॉसेस। फर्स्ट इज नो एनर्जी लॉसेस
ऐसा उन्होंने कंसीडर किया था, नो एनर्जी लॉसेस। अच्छा, क्योंकि ऑल सरफेसेस आर, अरे बोल तो लो, फ्रिक्शनलेस। कैसा लेस? फ्रिक्शनलेस। नो एनर्जी इज देयर, एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, फ्रिक्शनलेस सरफेस ज़्यादा अच्छा, क्योंकि देयर इज़ नो 100% स्मूथ सरफेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो क्या माना बेटा, एनर्जी लॉस नहीं है क्योंकि सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना है। फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाती है ना, इधर जाने में हो सकता है यहीं तक पहुँच पाती है। तो ऐसा हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट उनका एक्सपेरिमेंट था कि दोनों सरफेसेस को सेम इंक्लिनेशन थीटा पे रखा और सेम हाइट पे रखा है, ठीक है, हाइट सेम रखा और इंक्लिनेशन भी देखो दोनों का लगभग सेम है ना, लगभग क्या सेम ही है ना। तो क्या हुआ, बॉल यहाँ से लीव करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर वापस से उतना ही हाइट अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या उन्होंने देखा कि बॉल विल अटेंड द ऑब्जेक्ट विल अटेंड the reached to the same height। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, सेम हाइट को अटेंड कर लिए हैं, सेम हाइट तक पहुंचेंगे, h हाइट तक। ये भी कितना हाइट है बेटा, ये भी h हाइट है। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, सुन लो पहले, ये लिखा क्या सबने, दूसरे भाई इतना तो मत से जाना, तुम मेरे पास था इधर है ना, तुम इतना मत करना, सिंपल तुम ड्रॉ कर लो, है ना। तो हाँ, इतना खूबसूरत मत बना जितना मैंने बनाया है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो दूसरा कंडीशन क्या लिया उन्होंने, हाइट सेम रखा, हाइट्स जी, द ऑब्जेक्ट विल अटेंड या रीच टू द सेम हाइट। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, सेम हाइट पर अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, दूसरे कंडीशन में देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ये लिख लिया कि सबने पहला वाला, हाँ। दूसरा गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट जो करा या सोचा, उन्होंने क्या किया, इसकी हाइट तो सेम रखा बट ये लेंथ बढ़ा दिया, ये नीचे वाले जो लेंथ है ना वो बढ़ा दी। अभी देखते हैं वो कंडीशन कैसे बनता है, लिख लिया तुमने, वेरी नाइस। अब दूसरी जो कंडीशन है उसमें लिया इन्होंने ऐसा कोई एक, ठीक है, और एक सरफेस ऐसा ले लिया इन्होंने, हाइट सेम रख के ऐसा तो बना सकते हैं ना अपन, हाइट मैं सेम रखूंगा उसी की जैसा, लेकिन ये लेंथ बढ़ा दूंगा। ऑल गुड, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ, नो सर। तो इस कंडीशन में भी देखा गया ऐसा, फटाफट लिखेंगे, यहाँ पे एक बॉल थी, वो बॉल यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे और यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से बॉल ऐसे जाएंगे और वापस से मुझे यहीं पे आएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों हाइट अभी भी क्या है, ये भी h हाइट है, तो इधर क्या हुआ, h, ये भी हाइट h, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी, mgh, और इधर भी एनर्जी mgh। तो इनिशियली भी mgh थी और फाइनली भी mgh ही रहनी चाहिए, mgh रहनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी लॉस और फ्रिक्शनलेस सरफेस है अपने पास। तो ऐसे कंडीशन होंगे। तो इसमें क्या किया बेटा, तो ऑब्जेक्ट, इसमें अपन लिखेंगे इसके जो कंक्लूजन है, द ऑब्जेक्ट tries to achieve the same height, हाँ, to achieving the same height the object should travel longer distance in the horizontal direction। बट कोशिश क्या है कि mgh मुझे गेन करनी है, जितनी लॉस एनर्जी की उसने खोया, मतलब फॉर्म ट्रांसफर किए पोटेंशियल से काइनेटिक, तो वापस से काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल में कितनी, mgh के बराबर, यानी कि हाइट सेम तक पहुंचेंगे वापस। इसके लिए इसने कोशिश क्या किया, सेम हाइट अचीव करने की कोशिश करी, तो इसमें उसी के चलते इसको क्या करना पड़ा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो दिस इज सेकंड थॉट ऑफ गैलीलियो साहब। फर्स्ट थॉट क्या था कि सेम
बेस भी सेम रखा था, हाइट भी सेम रखा था, बेस भी सेम था, हाइट भी सेम था। उसमें क्या था, ऑब्वियस सी बात, बट ऑब्वियस सा था कि उसमें होगा। इसमें भी क्या हुआ, इस कंडीशन में भी देखा गया कि बॉल ने सेम हाइट अचीव करी। क्यों? क्योंकि उनको मतलब उसके चलते उनको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल, हाइट कितनी अचीव कर रही है, सेम। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी सेम वापस से करनी है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये वर्ड पे ध्यान देना, मैंने ये जानबूझकर लिखा, अगले में काम आएगा। ट्राइज टू, क्यों? कोशिश किया ना हाइट सेम अचीव करने का, इस वजह से इसको क्या, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी एक्स डायरेक्शन में। दोनों हो गया लिख के, फर्स्ट थॉट एंड सेकंड थॉट। जल्दी कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है, थ्रू आउट द मोशन तो नहीं बोल सकते हैं ना, इनिशियल और फाइनली। इनिशियली भी जीरो थी और फाइनली भी जीरो हो गई। हाँ, ऑल गुड बेटा, सबने समझा? ओके। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ओके, छाप लिया सबने? अगर बीच में मैंने, एक बताओ, इसी कंडीशन में बीच में मैं एक गैप भी रख देता, मतलब यहां पर ऐसे ऐसे कर देता, सुनो ध्यान से, एक और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं समझने के लिए। मैंने यहां पर एक गैप भी रख देता, हाँ, तो भी यहां पर डिस्टेंस है, ट्रैवल करके वापस से फिर से उतना ही अचीव करने वाला है। ये भी तो सही है बेटा। तो इस जगह पे कैसे ट्रैवल करेंगे, ऐसे, फिर वापस यहां पहुंचकर फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहां तक भी क्लियर? जी, क्यों एनर्जी लॉस होगा? क्यों नहीं पहुंच पाएगा? भाई फ्रिक्शन लेस है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? इधर तो और भी जितनी, भाई यहां पे अगर यू है तो फ्रिक्शन है ही नहीं पीछे धक्का देने वाला, तो यहां भी यू ही रहेगा। ऑल गुड। तो यहाँ पे एनर्जी mgh थी, यहाँ पे हाफ mv² हो गई mgh के बराबर, वापस से एनर्जी वही रही, फिर से उतना ही एनर्जी उधर जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि चूंकि कोई रोकने वाला नहीं है, हाँ, चूंकि कोई रोकने वाला नहीं है तो उतना ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आया, मॉडिफिकेशन के साथ भी। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। एक बार वेलोसिटी आ गई, ही कीप्स ऑन मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग, अनलेस अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकेगा नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन है यहाँ पर? फ्रिक्शन था, उसको हमने बोला कि है ही नहीं, तो क्या हुआ, रोकने वाला कोई है नहीं, तो रुकेगा नहीं। किधर? एक्स में। उसी जगह में हाइट अटेंड कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी थी इनिशियली, आपने वहां से। ऑल गुड। सेकंड कंडीशन लिख लिया आपने। थर्ड, उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा कि ऐसी हाइट थी उनके पास, ठीक है, ऑल गुड। आगे कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं रखा इस बार। उन्होंने क्या किया, आगे कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, वापस से सेम हाइट h है बेटा, जल्दी बोलो, सेम हाइट h है, ऑल गुड। इसके पास एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, mgh। बॉल ऐसे रोल करेंगे और आते आते यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सम के हाफ mv² के बराबर, है ना। ये खैर उतना काम का नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगे, यानी कि कुछ रफ्तार आ जाएगा, कुछ रफ्तार आ जाएंगे। क्या ये फ्रिक्शन सरफेस है? क्या ये फ्रिक्शन सरफेस है? नहीं। तो इसके पास क्या कुछ वेलोसिटी आ जाएंगे बेटा, वही वेलोसिटी से ये क्या, कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग। अच्छा, कीप्स ऑन एंड ट्राइज टू, द बॉडी विल ट्राइज टू अचीव द सेम हाइट। बट क्या इसके जो सिनेरियो है उसमें कोई हाइट है? कब तक चलती रहेगी? जब तक उसको वो हाइट नहीं मिल जाती। कब? तो उस ऐसे सिनेरियो में कब तक चलना पड़ेगा? इनफिनिट तक चलते रहेंगे। तो थर्ड कंडीशन उन्होंने बोला कि द ऑब्जेक्ट विल ट्राइज टू, फ्रिक्शन है ही नहीं, विल ट्राइज टू अचीव
सेम हाइट h और इसी चाह में ये चलता ही चलता ही चलता रहेगा। तो यहां से हो गया ना प्रूफ कि अनलेस अनटिल आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो अगर कोई एक बॉडी है उसके पास v स्पीड है तो वो उसी स्पीड से चलता ही चलता ही चलता रहेगा। ठीक। तो एक्चुअल में गैलीलियो साहब ने ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे ही दिया था गैलीलियो साहब ने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गैलीलियो साहब का। तो गैलीलियो साहब ने ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे ही दिया था, सिर्फ इन्होंने जनरलाइज नहीं किया। मतलब इन्होंने क्या बोला कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो ऐसा होगा, उन्होंने ऐसा और रियल लाइफ तो न्यूटन साहब ने उसको जनरलाइज कर दिया आकर कि अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस पॉसिबल है ही नहीं, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने फिर जनरलाइज किया कि अगर उसी पे ऐड कर दिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ये थर्ड उनकी सोच थी, एक्सपेरिमेंट थी। जाने हो गया लिख के। नेक्स्ट लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से समझ में आता है कि अगर एफ नेट जीरो रहा, क्या रहा, एफ नेट जीरो रहा, तो आपको क्या पता है बेटा, एक तो फर्स्ट कंडीशन इज बॉडी विल बी एट रेस्ट। अगर दूसरी कंडीशन बॉडी विल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये बॉडी मूव कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आया। क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी क्या है, एफ नेट जीरो है और इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या कंडीशन है बेटा कि एफ नेट, बॉडी पर एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बॉडी पर एफ नेट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो लिखेंगे टू एनालाइज a body, to analyze a body is, to analyze whether a body is in equilibrium or not, है ना।
हम लोग अभी 2D का कंसिडर कर रहे हैं, किसमें 2D में कंसिडर कर रहे हैं, किसमें कोई बॉडी 2D को दिमाग में रखते हुए कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, चेक एफ नेट इज जीरो और नॉट, एफ नेट इज जीरो और नॉट, वेदर WEATHER वेदर, ठीक है, वेदर अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट 2D के हिसाब से, तो एफ नेट शुड बी जीरो, एफ नेट शुड बी जीरो। अगर मैंने बोला बेटा कि बॉडी 2D का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, 2D में हम कंसिडर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो एक बात करते हैं, इसको दो बात करेंगे, एक तो समेशन ऑफ एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, दूसरी बात करेंगे समेशन ऑफ फोर्स, समेशन अभी मतलब समझाऊंगा तुम्हें, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। क्या होना चाहिए, कोई बॉडी है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, कोई एक बॉडी है बेटा, मान लो यहाँ सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, रखी हुई है मास m का, ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, कैसे चेक करेंगे कि इस बॉडी पर, अच्छा इस बॉडी पर x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो एंड वेक्टर सम इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो बॉडी 2D में क्या है, इक्विलिब्रियम पे होंगे। बहुत सिंपल है, बात सुना रही है। हमने जनरल क्या बोला कि एफ नेट शुड बी जीरो। अगर हम देखना चाहते हैं कि बॉडी 2D में अगर है, 2D में एनालाइज करना है, तो एफ एक्स डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी जीरो होनी चाहिए, तभी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगा। बात समझ में आ रही क्या? जैसे मान लो ये बॉडी है m ब्लॉक मास m का, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है? मान लो ये मोबाइल फोन यहाँ सरफेस पे रखा हुआ है, क्या ये मोबाइल फोन इस सरफेस के हिसाब से क्या इक्विलिब्रियम पे है? हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। हाँ तो एफ नेट जीरो रेस्ट में है, तो एफ नेट जीरो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो एफ नेट जीरो है, इट मीन्स बॉडी पे है। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बॉडी रेस्ट पे है या मूविंग है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए? तो जीरो अगर है तो इक्विलिब्रियम पे हुई ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एफ नेट जीरो। चेक करो क्या एफ नेट जीरो है? हाँ जीरो है। इसी फोर्स को, ये जो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन बोला है मैंने, इसको आम भाषा में अपन बोलते हैं राइट वाला फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट वाला फोर्स, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट, और इसको क्या बोलेंगे? हाँ लेफ्ट इक्वल्स टू अप इक्वल्स टू डाउन, यानी कि राइट में लगने वाले फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट में लगने वाले फोर्स। अगर हो गया तो क्या समझेंगे, क्या समझेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। अगर ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स मतलब इक्वल हैं तो भी क्या हुआ? अच्छा, समेशन का मतलब होता है सम, ये जो साइन है बेटा इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। समेशन सिग्मा, हाँ सिग्मा, साइन को सिग्मा ही बोलते हैं, फोर्सेस। क्या हुआ? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स, ये हो गया, या अलोंग वाई, ये, लेकिन वो साइन किसके लिए? समेशन ऑफ फोर्सेस, यानी समेशन का साइन है वो, किसी भी क्वांटिटी को जोड़ने का एक माध्यम। इंटीग्रेशन जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, याद करो, उस वक्त बताया था कि फाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए समेशन का यूज़ करते हैं, जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना हो तो अपन इंटीग्रेट करते हैं। बात समझे? वही आया है, ठीक है। तो मैथमेटिकली लिखने के लिए है, तो ये जो पूरी बात है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, वेक्टर सम, नॉट सम, वेक्टर सम है ना साइन के साथ। ये भी क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज शुड बी जीरो। अगर मान लो 3D में फोर्स रहा तो तब क्या करेंगे? एक और, अरे बात तो कर ही सकते हैं अपन, तो क्या होगा? थर्ड वाला हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ फोर्स एफ नेट इन z डायरेक्शन शुड बी जीरो। खैर ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा अभी, बस दो ही आएंगे, ठीक है, 2D में वाला ही आएगा अभी। ऑल गुड, समझा कि नहीं समझा? एक क्वेश्चन करेंगे कि एक ब्लॉक है
एक ब्लॉक है वो रखा हुआ है यहाँ सरफेस पे, उसकी मास है m। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर है ये बॉडी, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो कौन सी कंडीशन होगी? हमें दिख रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहां तो दिख गया कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा अपन को दिख गया कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या एफ वाई में फोर्स है? हाँ है, तो लिखेंगे अपन यहां से क्या लिखेंगे, एफ वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वेक्टर सम है ये, एफ वाई है क्या बेटा, वेक्टर सम। अच्छा मार्क करते हैं, एफ बी डी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एफ बी डी इसका ब्लॉक का, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल। तो यहां से क्या लिखे, अगर तुमने ऊपर को पॉजिटिव माना है ना, नीचे नेगेटिव हुआ, तो ऊपर में कौन सा फोर्स है, यानी इनके बदले क्या लिखेंगे, एन ऊपर माइनस एम जी इक्वल टू 0, यहां से आता है एन इक्वल टू एम जी, जो कि तुम्हें बहुत पहले से पता था, है कि नहीं? यानी कि mg जितना होगा उतना ही तो नॉर्मल फोर्स देगा। इस ये वेट जितना है इसी फोर्स से नीचे जाना चाहती है, अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा, उसके वेट के बराबर ही। तो यहां से आया कि इक्विलिब्रियम पे रखने पे, यहां रोक के रखने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, जितना उसके वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे है उतना ही ऊपर। तो यहां से, तो अब अगली बार से चूंकि तुम नीट के बच्चे हो, तुम्हें ये बार बार ये नहीं लिखना, ऐसे करके नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है जो मैंने बताया, क्या लिखेंगे, ऊपर इक्वल टू नीचे, अरे बस ऊपर बराबर नीचे, लेफ्ट इक्वल टू राइट, ऐसे वाले लिखेंगे, समझे, उससे जल्दी होगा। फाइनली भैया है ना, ऊपर इक्वल टू नीचे है ना, तो यही लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अरे क्लास है, मैं खुश था कि मैंने 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दिए। चलो चलो ठीक, नहीं जाएंगे, नहीं एक क्वेश्चन करवाएंगे। अरे एक फोर्स, एक तो बता दो, क्वेश्चन लिखते तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लो क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया बेटा, देखो इधर, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द बॉडी, टेंशन इन द रस्सी, टेंशन इन द रस्सी। तो टेंशन इन द रस्सी के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक का एफबीडी, अभी पहली बार ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे कितना, सॉरी 100 केजी है ये, अरे बोलो यार, तो नीचे कितना हो जाएगा, 100,000 न्यूटन। ऊपर इसको कौन संभाल रहा है इस बार, टेंशन, तो ऊपर इक्वल्स टू नीचे, तो 1000 न्यूटन। नहीं आया तुम्हें? अगर 10 केजी का ब्लॉक होता तो 100 न्यूटन, चलो 10 केजी का ही लो, भारी भरकम लग रहा तुम्हें। 10 केजी का तो न्यूटन कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, mg, ये अगर 10 केजी का है तो वेट कितना हो जाएगा, mg के बराबर, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 100 न्यूटन, टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, 100 न्यूटन। अरे तुम्हें आया कि नहीं आया? हाँ तो क्वेश्चन कर लेना तुम, ठीक है। हाँ पहले बताना चाहिए ना, ये तुम लोगों के साथ भी टाइम बचा हुआ है। 2 मिनट पहले छोड़ दिया मैंने, पहली दफा हुआ है ऐसा। 58 हुआ है। जी थैंक यू। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा पीछे वाला रुको, एक रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।